से आभार प्रकट करते हैं। आप लोगों के संज्ञान में है, लगातार एक महीने से ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, सेंटर फॉर पीस, ज़कात भवन, इन तीनों के ज्वाइंट संयुक्त बैनर तले बिहार के कोने कोने में एक अभियान चलाया गया है और उस अभियान के केंद्र में 20 अप्रैल जो आने वाला है, 20 अप्रैल को पटना के बापू सभागार गांधी मैदान के नजदीक मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ के नाम से एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। दरअसल मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ के नाम से जो आयोजित कॉन्फ्रेंस है, उसका उद्देश्य जो है उसको बताने के लिए आप लोगों को हमने कष्ट दिया है और आप लोगों से विनती है कि उस उद्देश्य को आम जनों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। देश के जो वर्तमान में हालात हैं, इससे आप सभी लोग अवगत हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां लगातार धार्मिक मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर ले रही हैं। सारे टीवी चैनलों में जितने डिबेट हो रहे हैं, अखबार में जो सुर्खियां लग रही हैं और चौक चौराहों पर जो बहसें हो रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक होने लग गई है। अब अगर सांप्रदायिक राजनीति इस तेजी के साथ बढ़ता रहेगा, कॉमनल पॉलिटिक्स अगर ऐसे ही होता रहेगा, तो देश की जो असल समस्याएं हैं, जो सबकी समस्याएं हैं, उस पर चर्चा कब और कैसे होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। आखिर उस पर चर्चा कैसे होगा? ये वक्त ही नहीं दिया जा रहा है कि लोग रोजी पर, रोटी पर, पढ़ाई पर, लिखाई पर, दवाई पर, कमाई पर, सड़क पर, बिजली पर, रोजगार पर, बाढ़ पर, सुखाड़ पर, किसानों की समस्याओं पर और इस तरह की वो युवाओं की समस्याओं पर, छात्रों की समस्याओं पर कब बहस शुरू होगी। लेकिन इसमें अकेले कोई एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि समाज का एक तबका भी जिम्मेदार है, जो इन्हीं मुद्दों पर लगातार अब तक वोट करता चला आया। देश में कई वर्ग के लोग रहते हैं, कई सेक्शन हैं। उन वर्गों में एक वर्ग जिसे आप SC ST कहते हैं, 80 के दशक से पहले का इतिहास ये बताता है कि पहले हमारे देश में जातीय हिंसा बहुत ज्यादा होती थी। दबंगों के द्वारा, सामंतवादियों के द्वारा एक विशेष वर्ग पर, जिन्हें आप SC ST कहते हैं, विशेष जातियों पर सामाजिक अत्याचार होता था, जुल्म ज्यादती होती थी, उनके साथ उनकी मॉब लिंचिंग हो जाती थी, उनके महलों में आग लगा दिया जाता था, उनके बहू बेटियों के साथ इज्जत से खेला जाता था, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इससे बड़ी बात यह थी कि वो वर्ग, उस जाति से जुड़े लोग थाना और चौकी और अदालत अगर जाते थे तो उनकी फरियाद को सुना नहीं जाता था। ऐसे में उस वर्ग के जो नेता थे वो चिंतित थे। IPC की वो तमाम धाराएं जो अपराध को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी, उनके रहते हुए भी उन पर अत्याचार रोका नहीं जा रहा था। ऐसे में उन वर्ग के नेताओं ने मुनासिब समझा कि अपने इस दबे कुचले समाज के सामाजिक सुरक्षा के लिए हमें एक विशेष कानून की आवश्यकता है, जरूरत है। सो उस वर्ग के नेताओं की अनुशंसा पर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 1989 में एक विधेयक लाया। वो कानून बना जिसको आप अत्याचार निवारण अधिनियम के नाम से जानते हैं। आप उसको डाउनलोड करके निकाल भी सकते हैं, उसकी कॉपी। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 जो ये कानून बनाया गया, इस कानून के प्रभावी रूप से लागू होते ही आप आंकड़ा निकालकर देखें, डेटा देखें, उन जातियों पर, जाति के नाम पर जो अत्याचार हुआ करता था, उसमें कमी आने लगी। दबंगों में एक भय हुआ, नॉन बेलेबल सेक्शन है, उनके लिए अलग से थाने का इंतजाम किया गया। हर जिला में आप लोगों के संज्ञान में है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग से थाने हैं। और समाज में एक मैसेज गया कि अगर इन पर हाथ उठाओगे तो फिर तुम्हें जमानत नहीं मिलेगी, और इनके सुनने के लिए स्पेशल अफसरों को भी बैठा दिया गया।
आप भली भांति जानते हैं पिछले 1-2 दशक से लगातार जो स्थितियां उस समय उधर थी, यानी जातीय आधार होता था, वो अब धर्म का रूप ले लिया। अब अल्पसंख्यक के साथ विशेषकर माइनॉरिटी में मुस्लिम, ईसाई ये टारगेट पर है, लेकिन राजनीति के केंद्र में मुस्लिम, यानी जो भी लोग धर्म की राजनीति करना चाहते हैं वो उस राजनीति के केंद्र में मुसलमान को रख रहे हैं। तरह तरह के वीडियोज आपके सामने आते होंगे, कहानियां और अखबार में आप लोग खुद कवर करते होंगे। छेड़खानियां, प्रोवोक करना, वो नारे जिससे उत्तेजना पैदा हो, धार्मिक नारे, मस्जिदों को छेड़ना, कब्रिस्तानों को छेड़ना, नकाब को छेड़ना, टोपी को छेड़ना, दाढ़ी को छेड़ना, यानी धर्म को निशाने पर रखा जा रहा और उसी पर राजनीति की जा रही। अब ऐसे में यह वर्ग महसूस कर रहा है कि आईपीसी की तमाम धाराएं जो अपराध को रोकने के लिए बनाई गई और अब नए में जो बीएनएस आप कह रहे हैं, ये काफी नहीं है कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षित समझा जाए। अब तक यह होता था कि एक सोच यह बनी थी कि अमुक दल की सरकार होगी तो अल्पसंख्यक सुरक्षित हो जाएंगे, यानी सेकुलर सरकार की। लेकिन आंकड़े यह बताते हैं कि सरकार किसी की भी हो, अल्पसंख्यकों पर हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार उस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है और जिस तरह के न्याय की आशा लेकर यह वर्ग थाना चौकी में जाता है, इसे न्याय वैसा नहीं मिलता, यानी अनसुनी कर दिया जाता। ऐसे में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का यह मानना है कि इन वर्गों के लिए भी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 में या तो इन वर्गों को एडजस्ट कर दिया जाए या फिर इस जैसा ही एक कानून बनाया जाए जो खासकर इनके सुरक्षा के लिए हो और इस देश में कॉमनल पॉलिटिक्स पर विराम लग सके। जब तक हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये लड़ाई झगड़े बंद नहीं होंगे, और लड़ाई झगड़े बंद कानून से होंगे, राजनीति से हो नहीं सकते, क्योंकि अब तक तमाम दलों ने कोशिशें कर ली लेकिन ये लगातार इसका ग्राफ बढ़ रहा है। इसलिए कानून एक वाहिद रास्ता है। तो यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने और सेंटर फॉर पीस जो चेयरमैन अभी बैठे हुए हैं आपके सामने अपनी बात रखेंगे, तो और ज़कात भवन, इन तमाम के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से यह निर्णय किया है कि हम लोगों को पूरे देश में एक अभियान चलाकर सरकार को इस बात के लिए बाध्य करना है कि जैसे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 है, या तो आप उसी में हमें भी एडजस्ट कर दें, अल्पसंख्यकों के उस तबके को जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, यानी अल्पसंख्यकों का डाउन सेक्शन, कम से कम इतना तो आप करें ताकि देश के अंदर कम्युनल पॉलिटिक्स पर लगाम लग सके और फिर रोजी रोटी पर बहस शुरू हो सके। और साथ ही साथ सत्ता के संभावित जो दावेदार हैं, जिन्हें आप विपक्ष कहते हैं, हम लोगों ने विपक्ष तक भी इस मुद्दे को पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो 20 अप्रैल को कर रहे हैं वो करेंगे कि आप भी सत्ता के संभावित तमाम बातें बहुत खोल कर रख दी है, तो बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत बातें नहीं रही। तब भी मैं 2 बातें बस आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके 2 फंडामेंटल पर्पसेस है, 2 मौलिक पर्पस है। एक ये है कि मुल्क में शांति, सद्भाव, धार्मिक सद्भाव और भाईचारा को आगे बढ़ाया जाए, प्रमोट किया है। दूसरा बड़ा मकसद ये है कि इस राह में, इस रास्ते में जो चीज सबसे बड़ी रुकावट बन रही है पिछले 70-75 साल के अनुभव और एक्सपीरियंस से जो हम लोग समझ रहे हैं, एक बहुत बड़ी रुकावट है, वो है कॉमनल पॉलिटिक्स, हिंसात्मक माहौल। तो उस पर रोक लगे, इसके लिए आदमी कोई ठोस कदम उठा पाए, तो ये बुनियादी मकासद है। मैं आपके सामने देखिए दो कोट्स इंडिया के दो बड़ी पर्सनालिटी की रखना चाहता हूँ। एक है स्वामी विवेकानंद। आपको मालूम है कि वो भारत के बहुत बड़े सेंट गुजरे हैं और उन्होंने ग्लोब के ऊपर इंडिया को रिप्रेजेंट किया। 1893 में उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में एक बहुत ही जबरदस्त लेक्चर दिया था। उस लेक्चर का एक हिस्सा ये था, उन्होंने कहा था
कि sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. इसका मतलब ये था कि सेक्टेरियनिज्म, बाइगट्री, फिरका परस्ती और इसकी जो खौफनाक औलाद है वो क्या, फैनाटिसिज्म, धार्मिक जुनून, इसने हमारी पूरी जमीन को नफरत से, हिंसा से भर दिया है। अगर ये धार्मिक जुनून ना होता तो आज ह्यूमन सोसाइटी जहां है उससे कहीं ज्यादा होती। इसी तरह देखिए, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े लीडर गुजरे हैं, वाजपेयी जी। वाजपेयी, आप तमाम लोग उनसे वाकिफ हैं। उन्होंने एक मौके से कहा था कि द रूलर मस्ट फॉलो राजधर्म, द रूलर मस्ट फॉलो राजधर्म, अ किंग शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट इट्स बिटवीन ही सब्जेक्ट। यानी रूलर को राजधर्म फॉलो करना चाहिए और उसे कभी भी अपनी रियाया और अवाम के दरमियान भेदभाव नहीं करना चाहिए धर्म की बुनियाद पर। तो हमारा जो पर्पस है इस कॉन्फ्रेंस का, कि ये जो हिंदुस्तान के बड़े लोग, सेंट, बड़े लीडर, उन्होंने मुल्क में कॉम्युनल हार्मोनी, धार्मिक सद्भाव, प्रेम को बढ़ाना चाहा, उसको हम लोग अब आगे और बढ़ाएं। क्योंकि देखिए, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात। मुल्क क्या है? मुल्क एक घर है, देश एक घर होता है। अगर किसी घर में 5 व्यक्ति है, 5 इंडिविजुअल है, और उस 5 इंडिविजुअल में 2 इंडिविजुअल कमजोर है, तो घर कभी मजबूत नहीं होगा जितना वो हो सकता था। और अगर पांचों के पांचों इंडिविजुअल्स और व्यक्ति मजबूत है तो घर और मजबूत होगा। इसी तरह मुल्क में जितने, हमारा मुल्क क्या है? हमारा एक मुल्क एक गुलशन है, एक गार्डन है, एक ब्यूटीफुल गार्डन है। ऐसा गार्डन पूरी दुनिया में मौजूद नहीं। यहाँ हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी, सभी धर्म के मानने वाले, एथीस्ट भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, सब लोग यहाँ रहते हैं। ऐसी हालत में कोई एक भी अगर कमजोर पड़ जाए तो इसका सीधा प्रभाव मुल्क पर पड़ेगा। अगर यहाँ के व्यक्ति ताकतवर होते हैं तो मुल्क ताकतवर होगा। देखिए, एक बात याद रखिए कि हमारा मुल्क भारत में सुपर पावर बनने की तमाम विशेषताएं और गुण मौजूद हैं। इस रास्ते में अगर कोई चीज रुकावट और ऑब्स्टेकल है, बाधा है, तो वो है कॉम्युनल पॉलिटिक्स, नफरत का माहौल और हिंसात्मक माहौल। अगर हम इसको रोकने में, कम करने में कामयाब हो गए तो यही इस मुल्क की तकदीर को बदल देगा। तो एक काम हमारा, एक मकसद ये है, और दूसरा मकसद जैसा कि हमारे साथी गुलाम सरवर साहब ने एक्सप्लेन कर दिया कि आज से पहले दलित भी बहुत ज्यादा हिंसा और अत्याचार के शिकार होते थे, लेकिन 1989 में जब एट्रोसिटीज एक्ट बन गया तो फिर उसके बाद उन पर होने वाले हिंसात्मक कार्रवाई में बहुत ज्यादा कमी आ गई। इसी तरह बहुत सारे कानून यहाँ मौजूद ऑलरेडी हैं जिसके जरिया हिंसा फसाद को रोका जाए। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मौखिक रूप से भी कहती है कि हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन 70 साल का एक्सपीरियंस ये बताता है कि मौखिक अनाउंसमेंट से अब तक कोई तब्दीली नहीं हुई। तो हम ये चाहते हैं कि इस पर अब रोक लगाने के लिए कोई बहुत ही इफेक्टिव कानून बन जाए, या जो कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसी में माइनॉरिटीज और वीकर सेक्शन को शामिल कर लिया जाए। पर्पस मुल्क को आगे बढ़ाना, पर्पस वही है जो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में कहा था शिकागो में। आज हम उसी गोल को लेकर दोबारा खड़े हुए हैं। हम ये कहते हैं जो स्वामी विवेकानंद ने पूरी ह्यूमन सोसाइटी के लिए कहा था, मैं इसको अपने भारत में लाकर ये कहता हूं कि अगर भारत में कॉम्युनल पॉलिटिक्स ना होती, हिंसात्मक सिचुएशन ना होती, तो आज भारत जहां है उससे कहीं ज्यादा आगे होता, कहीं ज्यादा आगे होता। तो आप तमाम लोग, आप मीडिया कर्मी, हम लोग, सब लोग मिलकर इस बात को आगे बढ़ाएं। हम आपका सहयोग चाहते हैं कि इस पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव थिंकिंग को आप लोग आगे बढ़ाइए, क्योंकि बगैर पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थॉट के, बगैर पीस के
हम मुल्क को सुपर पावर नहीं बना सकते।